आज का टॉपिक है आईवी थेरेपी। पेरेंटल न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो हम आईवी थेरेपी की बात करते हैं। आईवी थेरेपी से ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये फ्लूइड जो हम आईवी से दे रहे हैं इंट्रासेलुलर जाता है या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जाता है। आईवी जो है फ्लूइड वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें आईवी थेरेपी की नीड क्यों है। हमने पहले ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, जितने भी बाकी रूट है, ओरल है, ओरल में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो के वो ड्रग जाती है। ठीक है, और उसमें भी स्मॉल क्वांटिटी में हम दे सकते हैं, किसी पेशेंट वोमिटिंग जीआई डिस्टरबेंस होने के चांसेस रहते हैं ना। उसके अलावा सबक्यूटेनियस है या इंट्रामस्कुलर है, इंट्राडर्मल है, इनमें हम बहुत लिमिटेड मात्रा में ही पेशेंट को डोज दे सकते हैं, ड्रग दे सकते हैं, और उसकी कम से कम हम उसके फ्लूइड रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते नॉर्मली जब हम जीआई ट्रैक्ट से लेते हैं। जैसे किसी पेशेंट के डायरिया की कंडीशन है, हम उसको ओआरएस देंगे, ठीक है, लेकिन अगर सीवियर डायरिया की कंडीशन है तो उसकी बॉडी की नीड को सिर्फ ओआरएस से पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें आईवी थेरेपी देने की जरूरत है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट को दे सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में परफेक्ट है, परफेक्ट थेरेपी है। इसके किसी पेशेंट की अगर वोमिटिंग भी हो रही है सपोज करो, और अगर आप और किसी रूट से दोगे तो उसको 30 मिनट लग जाएंगे, है ना, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन आईवी क्या है कि जैसे ही आपने पेशेंट को ड्रग दी, उसके कुछ ही मिनट्स बाद वो उसकी बॉडी में सर्कुलेट होकर उसके पर्पज को पूरा कर देती है। आईवी थेरेपी के पर्पज क्या है, रिस्टोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट। अगर किसी के फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट या न्यूट्रिएंट किसी की भी कमी है तो उसको हम कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में उसकी नीड को पूरा कर सकते हैं। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, मेडिकेशन दे सकते हैं। ट्रीट शोक, रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम। अगर किसी के ब्लड वॉल्यूम ही पूरा कम हो गया तो उसको भी रिस्टोर किया जा सकता है। अच्छा, अब आईवी थेरेपी जब हम यूज करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि पहले वेन पंक्चर करनी होती है, क्योंकि आपको क्या है, जो भी फ्लूइड देना है वो हम थ्रू द वेन देते हैं, तो उसको वेन्यू पंक्चर बोलते हैं, वेनी पंक्चर बोलते हैं। हाँ, इस प्रोसीजर को, तो ये वेनी पंक्चर क्या है, ऐसा प्रोसीजर है, स्टार्ट इंट्रावीनस रूट बाय पंक्चर ऑफ ए वेन। वेन को पंक्चर करके, चाहे वो कैनुला के थ्रू हो या बटरफ्लाई के थ्रू, अपने वेन को पंक्चर किया और वहां से आप पेशेंट को जो भी मेडिकेशन है, ब्लड है, वहां से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वेन पंक्चर करने के लिए हमें ध्यान देने की बात यह है कि साइट्स को हम स्पिरिट से क्लीन करते हैं बिफोर वेन पंक्चर। कैनुला लगाने जा रहे हो तो उसको जो साइट है उसको अच्छे से स्पिरिट स्वेप से क्लीन करेंगे। उसके बाद अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो 5 मिनट के लिए उसको छोड़ना होता है, ठीक है, जब तक कि वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो जाए या सूख नहीं जाए। हाँ, तो उसके बाद ही हम वेन्यू पंक्चर करते हैं। और अगर बाद में पूछा जाए कि वेन, जैसे किसी पेशेंट के कैनुला लगा हुआ है और अगर आपने हटाया, उसके बाद उसको पोटन देंगे तो पोटन स्वेप देंगे, वो बिल्कुल स्टेराइल होगा, लेकिन उसके अलावा न वो स्पिरिट में भीगा हुआ होगा न और किसी चीज में भीगा हुआ होगा, सिर्फ क्लीन स्वेप देता है। ठीक है, वेन पंक्चर हम करते कहाँ कहाँ पे, अगर एडल्ट की बात करो, मीडियन बेसिलिक और मीडियन सिफेलिक वेन है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, सबसे पहले, मतलब सबसे कॉमनेस्ट साइट है वेन पंक्चर करने के लिए एडल्ट। नियोनेट की बात करते हैं ना, नियोनेट में मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, स्काल्प वेन, क्योंकि वो और बाकी वेन्स दिखती नहीं है। और अगर आपसे न्यूबॉर्न के लिए अलग से पूछा जाए तो आप डायरेक्ट अम्बिलिकल वेन है उसमें क्या कर सकते हो, आईवी स्टार्ट कर सकते हो। उसमें आपको ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है और इजीली अवेलेबल। इंडिकेशन क्या है, आईवी थेरेपी हम कब देंगे। इंडिकेशन क्या है, जब भी पेशेंट के वॉल्यूम कम हो गया, हाइपोवोलेमिक शोक की कंडीशन होगी, पेशेंट हाइपोवोलेमिया में है, डायरिया हुआ है, उसको डिहाइड्रेशन हुआ है, बर्न का केस है, या किसी भी तरह से फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट
कम है, अगर उसके हाइपोकेलेमिया है तो भी आप पोटेशियम दे सकते हो, हाइपोकैल्शियमिया है उसमें भी आप दे सकते हो, है ना। या आपको कोई ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देने हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स आईवी होते हैं, उसके लिए भी हमें आईवी वेनिपंक्चर करने की जरूरत है, क्योंकि हमें उसको आईवी थेरेपी देनी। अब आईवी थेरेपी हम मोस्टली किससे देते हैं? कैनुला से। ये आपके कैनुला है, कैनुला की लिस्ट है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कैनुला, सबसे बड़ा कैनुला मतलब सबसे छोटा गोल्स। यहाँ क्या होता है कि जो फ्लो रेट है, जो कैनुला वो वन अपोर्शन उसके गोज पे डिपेंड करता है, कितना गोज है, ठीक है। अगर 14 गोज का है तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा कैन्युला है। बड़ा से मतलब लंबाई में भी बड़ा होता है, और साथ में जो उसका गोज है, अंदर का जो डायामीटर है, इससे वेन में फ्लूइड हम देंगे वो बहुत ज्यादा, जितना गोज कम है। तो सबसे पहले ऑरेंज की बात करते हैं। हाँ, ऑरेंज में हम 240 ml पर मिनट तक दे सकते हैं, ज्यादा इसकी रेट होती है। नॉर्मली कार्डियक सर्जरी, सीएबीजी वगैरह में हम यूज करते हैं ऑरेंज कैनुला। अगर किसी को बहुत जल्दी फ्लूइड देना है, सबसे जो बड़ा कैनुला है हमारे पास वो ऑरेंज। हम क्या करेंगे, अगर बहुत ज्यादा जल्दी फ्लूइड देना है तो हम ऑरेंज कैनुला का यूज करेंगे, नॉर्मल कार्डियक सर्जरी में देखा जाए। इसलिए अगर आपसे अलग से पूछा जाए कि कार्डियक सर्जरी में आप कौन सा कैनुला यूज करते हो, ऑरेंज कलर का करते हैं, और वो 14 गोज का होता है। तो इस तरह से याद करने के लिए OGGPBYV, इस तरह के आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि ओ ग्रेट गॉड प्लीज ब्लेस योर पीपल, ना, ओ ग्रेट गॉड प्लीज ब्लेस योर पीपल, ओ ग्रेट गॉड प्लीज ब्लेस योर पीपल, योर प्लीज ब्लेस योर पीपल। तो इस तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं तो हमें ये याद होता है कि 18 गोज का है वो हम इसमें यूज करते हैं। ये आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 90 ml पर मिनट इसकी रेट होती है। तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप यूज करते हैं, अलग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपको बताया गया कि जो ऑरेंज कैनुला है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है ग्रे। ग्रे हम डायलिसिस में नॉर्मली यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट के स्टंट नहीं बना, डायरेक्ट डायलिसिस करते हैं पहली बार, तो हम ग्रे कैनुला यूज करते हैं। उसके बाद उसका क्या करते हैं, वहां पे स्टंट बनाते हैं। ब्लड डोनेशन, तो हम ब्लड देने जाते हैं तो हमें 16 नंबर का कैनुला लगाया जाता है, 16 डोज का। ग्रीन कैनुला की बात करें तो इसकी रेट है 90 ml पर मिनट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ट्रोमा में देते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा कैनुला है उसकी 240 ml पर मिनट है, उसके बाद 180 ml पर मिनट है, उसके बाद जो ग्रीन कैनुला है उसकी 90 ml पर मिनट। आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये 60 ml पर मिनट है। यहाँ तक तो बहुत इजी हो गया, 40, 180, 90, 60। ये जो कैनुला है 60 ml पर मिनट, ये हम ज्यादातर हॉस्पिटल्स में, अगर आपसे इन दोनों के लिए बोला जाता है, पिंक और ब्लू, ज्यादातर हम हॉस्पिटल सेटिंग में, वार्ड सेटिंग में पेशेंट को यूज करते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपसे पूछा जाए, ये दोनों ऑप्शन में है, आपको कैनुला पे करना है जो 20 गोल्स का होता है, ठीक है। ज्यादातर हमें यही देखने को मिलता है। ब्लू कैनुला की बात करो तो इसकी रेट होती है 36 ml पर मिनट। चाइल्ड्स या ओल्डर एडल्ट जो हैं उनमें हम प्रेफर ये करते हैं, क्योंकि जो चाइल्ड है उनकी वेंस या तो छोटी होती है, बड़ी मुश्किल से दिखाई देती है, और जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनकी वेन तो हमें दिखती है, लेकिन वो इतनी बारीक, इतनी पतली सी, तो आप वेन पंक्चर करोगे, कैनुला लगाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कागज को पिंच किया है। तो उनकी जो वेन है वो जल्दी ही डिसलोकेट होती है वहां से, तो उसको भी पकड़ना मुश्किल होता है। दूसरा क्या है, वहां इन्फिल्ट्रेशन के इनके भी चांस ज्यादा होता है। हम बड़ी वेन में भी छोटा कैनुला लगा के उसको अच्छे से सिक्योर करते हैं। येलो कैनुला आपसे पूछा जाता है इन्फेंट और नियोनेट, और उसमें भी जो इन्फेंट है उनमें अगर आपसे डायरेक्ट पूछा गया कि इन्फेंट में आप कौन सा कैनुला दे रहे हो, तो हम येलो कैनुला देंगे, ठीक है।
पायलट कैनुला हम नियोनेट में यूज करते हैं। ये इनके अलग से हो गए, मतलब आपको अलग से याद रखना पड़ेगा कि किस चीज में आप कौन सा कैनुला यूज करें। नॉर्मली देखो क्या होता है कि या तो ये पूछा जाता है कि 24 गोज का कैनुला हम इन्फेंट या नियोनेट में करते हैं। डायरेक्टली 2-4 बार क्वेश्चन आया है, तो 18 गोज के से तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज करते हैं। कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो पहले जी है उसका ग्रे है, और वो हम डायलिसिस में यूज करते हैं। इस तरह से आपको ये लर्न करना है। जितना गोज कम होगा उतनी फ्लो रेट ज्यादा होगी। सबसे मैक्सिमम फ्लो रेट है 240 ml पर मिनट, और मिनिमम फ्लो रेट है 30 ml पर मिनट, 13 ml पर मिनट। इसके अलावा एक व्हाइट कैनुला भी होता है, नॉर्मली ये पूछा नहीं जाता, फिर भी 17 नंबर गोज है इसका। 135 ml पर मिनट इसकी फ्लो रेट होती है बात करने की। अब देखो, हम किसी भी पेशेंट को जब ट्रांसफ्यूज करते हैं, सोल्यूशन ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो सोल्यूशन हमारे पास 3 तरह के होते हैं: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक हमने इनको किस तरह से डिवाइड किया है? ऑस्मोलरिटी। अगर इनकी ऑस्मोलरिटी ब्लड की ऑस्मोलरिटी के बराबर है, इसका मतलब ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सलाइन 0.9% NaCl, ये जो भी वैल्यू होती है 100 ml में होती है, ठीक है। फिंगर लैक्टेट या 5D इन वाटर, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक की बात करें, आधा NS अपने आप हाइपोटोनिक हो गया या उससे कम। यहाँ 5D है, अगर आइसोटोनिक है, तो अगर 5D है तो ये हाइपोटोनिक हो जाए। आपको इस तरह से देख सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको आइसोटोनिक अगर पता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर उससे ज्यादा कंसंट्रेशन है हाइपरटोनिक होगा, अगर उससे कम कंसंट्रेशन है तो हाइपोटोनिक होगा। इसी तरह से हाइपरटोनिक है 3% NaCl या 5% NaCl, 5% डेक्सट्रोज इन NS। पहले वो वाला था, वो वाटर में था, ये ध्यान रखना। तो 5% डेक्सट्रोज इन NS, ये क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हम बात कर रहे थे ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी क्या होती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो ऑस्मोलरिटी का मतलब ये है कि एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर जितने सोल्यूट्स है पर लीटर, उनको हम बोलते हैं ऑस्मोलरिटी, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूट्स पार्टिकल्स पर लीटर इन सॉल्वेंट, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोलरिटी। अगर किसी में किसी ग्लास में आपने 100 ml ग्लास में अगर 0.9% NaCl डाला है, 0.9 ग्राम NaCl डाला है, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट्स हैं उनकी मात्रा कितनी है? 9 ग्राम या 9% मान लो, है ना, इतनी है, वो आइसोटोनिक है। अगर उससे ज्यादा है हाइपरटोनिक होगा, अगर उससे कम है तो हाइपोटोनिक। ब्लड की ऑस्मोलरिटी 275 से 299 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दे रखा है, ठीक है। आप देखो 290 से 294 अराउंड मिली ऑस्मोल्स पर लीटर होती है, अगर आपसे अलग से पूछा जाए। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल ऑस्मोलरिटी है ब्लड की, वो है 250 से लेके 315 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। यहां तक क्या होता है, फिजियोलॉजिकल ऑस्मोलरिटी का मतलब ये हुआ कि जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी से थोड़ा कम, थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो ब्लड उसको कहीं ना कहीं आइसोटोनिक की तरह ही ट्रीट करता है। तो बॉडी में ना हाइपोटोनिसिटी करता है ना हाइपरटोनिसिटी करता है। तो इसको, इसलिए हम इसको फिजियोलॉजिकल ऑस्मोलरिटी बोलते हैं। किसी पेशेंट के अगर पूरा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों बराबर लगभग लॉस हुए हैं, तो हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में पहले ही हाइपरटोनिसिटी है, ठीक है, और हमें क्या करना है, मतलब उसके वाटर तो है, लेकिन क्या है, जो सोल्यूट्स हैं वो हमें कम मात्रा में देने, क्योंकि सोल्यूट्स पहले भी बहुत सारे हैं, तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं। अगर किसी पेशेंट को हमें मैक्सिमम सोल्यूट्स ही देने, वाटर बहुत कम देना है, तो या सॉल्वेंट बहुत कम देना है, तो हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुआ डायरिया डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हमने दिया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ जब पहले ही पेशेंट के वाटर ज्यादा कंडीशन है, वाटर इंटॉक्सिफिकेशन की कंडीशन है,
तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं पेशेंट को। ठीक है, हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि जब हमें पेशेंट के जैसे हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन है तो हमने क्या करा कि उसको नमक ज्यादा देना है तो 3% 5% NaCl दिया, ठीक है, 5% डेक्सट्रोज इन NS दिया। ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इनकी ऑस्मोलरिटी ब्लड की ऑस्मोलरिटी से ज्यादा। ऑस्मोलरिटी एंड टोनिसिटी ऑफ IV फ्लूइड हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। 0.9 NaCl यानी नॉर्मल सलाइन, इसकी ऑस्मोलरिटी होती है, सोडियम की होती है 154 और लगभग 154 क्लोराइड की होती है। तो इस तरह से 308 टोटल इनकी ऑस्मोलरिटी हो गई नॉर्मल सलाइन। अलग से पूछ लिया जाता है, आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी इसके लिए, तो कि 0.9% NaCl है उसकी ऑस्मोलरिटी 308 होती है। सिंगल लैक्टेट है उसकी 272 होती है। ठीक है, अब 0.3% NaCl है, ठीक है, लेकिन ये डेक्सट्रोज में है, यहाँ इसकी ऑस्मोलरिटी ये, अगर आपसे यूं बात की 0.45% NaCl की ऑस्मोलरिटी कितनी होगी, 308 भाग चिन्ह 2 कितना आता है 154, ये 0.45% NaCl की ऑस्मोलरिटी होगी। 5% डेक्सट्रोज की कितनी है 252, अगर आपसे पूछा जाए 2.5% डेक्सट्रोज की कितनी होगी आप बटा 2 कर दोगे। आपसे पूछा जाए 50% डेक्सट्रोज की कितनी होगी तो 252 into 10 2520, इतनी ज्यादा ऑस्मोलरिटी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। 3% NaCl की कितनी है 1027। इसी तरह से डेक्सट्रोज 5% इन NS है, इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होगी, डेक्सट्रोज 5% की है आपके 252 और इसकी है 308, ये टोटल हो जाएगी। ठीक है, लगभग इसका 562 है आंसर। इसी तरह से मैंने आपको बताया D50 की आप किस तरह से निकाल सकते हो, और अगर D25 है यहाँ 25 में आपको 252 into 5 करना है, जो आंसर आएगा वो D25 की ऑस्मोलरिटी का। मतलब आपको सिर्फ नॉर्मल सलाइन की याद करनी है 308, रिंगल लैक्टेट की आपको याद करनी है, डायरेक्ट अलग से पूछा जाता है 272, और आपने 5% डेक्सट्रोज की याद कर ली 252 होती है, तो आप बाकी के आंसर अपने आप निकाल सकते हैं। नॉर्मल सलाइन इसका दूसरा नाम है फिजियोलॉजिकल नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नॉर्मल सलाइन का मतलब है 9 ग्राम पर लीटर। ये बहुत ध्यान देना, 9 ग्राम पर लीटर है। अगर आपको 100 ml में पूछा जाएगा तो ये 0.9 ग्राम हो जाएगा इन 100 ml, क्योंकि जितने भी हम ऑस्मोलरिटी की बात करते हैं वो 100 ml में करते हैं, इसलिए इसको 0.9% NaCl बोलते हैं। चाहे वो 500 ml का हो आपके बोतल, या 1000 ml की हो, 1 लीटर की हो, 2 लीटर की हो, लेकिन जो वैल्यू देखी जाती है वो सिर्फ 100 ml में ही देखी जाती है, ध्यान देने की बात। सोडियम की मैंने आपको बताया 154 होती है, क्लोराइड की थोड़ी कम होती है, लेकिन हम 154 याद करने के लिए देख सकते हैं, 08 अराउंड होती है। इस तरह से लगभग इसकी 308 जो नॉर्मल सलाइन की ऑस्मोलरिटी बनती है। इंडिकेशन क्या होता है, आप नॉर्मल सलाइन कब यूज करते हैं, डायबिटिक पेशेंट में हम नॉर्मल सलाइन बहुत यूज करते हैं, क्योंकि देखो बाकी रिंगल लैक्टेट में भी क्या है, कहीं ना कहीं डोज है, ठीक है, और जितने भी आपके 5% डेक्सट्रोज हैं या ये सब तो आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ही उसके क्या है इंसुलिन कम है और लेवल बढ़ा हुआ है किसका, कि शुगर बढ़ी हुई है ना, इसलिए हम डायबिटीज पेशेंट में सेफेस्ट नॉर्मल सलाइन। इसके अलावा जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उससे प्री एंड पोस्ट, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कैनुला की पेटेंसी चेक करेंगे, और कैनुला की पेटेंसी कैसे चेक करते हैं, एनएस से फ्लश करते हैं, एनएस से फ्लश करते हैं, और उसके बाद जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उस बेग से उसके पाइप में जो बीटी सेट में जो ब्लड है उसमें भी हम क्या करते हैं, उसको एनएस के थ्रू मतलब उसके बाद में एनएस लगा देते हैं 100 ml, उससे क्या होता है जो ब्लड पाइप में है वो भी पेशेंट की बॉडी में चला जाता है।
ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सलाइन ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते। लैक्टेट, आरएल में लैक्टेट होते हैं तो लैक्टेट यूज नहीं कर सकते ना। लैक्टिक एसिड आपको पता ही है, इसमें पहले ही जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि लैक्टेट से पहले ही टॉक्सिसिटी होने के चांसेस है, रिएक्शन होने के चांसेस। उसके अलावा आप डेक्सट्रोज, अगर हाइपरटोनिक या डेक्सट्रोज भी अगर यूज करते हो, हाइपरटोनिक नहीं भी है, ये क्या करता है, डेक्सट्रोज क्या करेगा, उसको आईवी फ्लूइड हम दे रहे हैं, सॉरी जो ब्लड दे रहे हैं, तो इसके डेक्सट्रोज क्या करेगा, ब्लड के साथ कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डेक्सट्रोज का भी यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते। अगर इरिगेशन करना है, कैनुला की पेटेंसी चेक करनी है, कभी भी हमें कैनुला में कैनुला को मतलब वही पेटेंसी चेक करनी है, तो आप इरिगेशन किससे करते हो, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सलाइन से। अगर क्रोनिक हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का केस है, पेशेंट के पहले ही सोडियम का लेवल ज्यादा है या पेशेंट के वॉल्यूम पहले ही ज्यादा है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब पेशेंट के वॉल्यूम कम होता है, हम सोडियम इसीलिए देते हैं क्योंकि सोडियम क्या करता है, अपने साथ में वाटर को भी रिटेन करता है, ठीक है। अगर पहले ही पेशेंट के हाइपरवोलेमिया की कंडीशन है, हम उस पेशेंट में सोडियम देने से बचें। ये था आपके नॉर्मल सेल। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल लेक्टेट। हम उतना पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आता है और उतना ही समझ रहे हैं जितना हमारे एग्जाम में आता है। अगर आप आईवी थेरेपी के बारे में अगर डिटेल से पढ़ना चाहें तो इसके अलग से बुक्स आती है बहुत, और उतना हमें पढ़ना भी नहीं है, जो हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है। उसके बाद जब हमें प्रैक्टिस करनी है तो उसमें भी हमें इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। सिंगल लेक्टेट की बात करते हैं तो इसको कंपाउंड लेक्टेट भी बोलते हैं, दूसरा नाम फिंगर कंपाउंड लेक्टेट भी बोलते हैं। हार्टमान सॉल्यूशन इसका दूसरा नाम है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोकेज सॉल्यूशन बोलते हैं या एल्केलाइजिंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब इसका जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लेक्टेट, ये सब चीजें होती है इसमें आपके फिंगर लेक्टेट सबसे मिलके बना हुआ। तो अगर जैसे बर्न का पेशेंट है या पेशेंट डायरिया का है, उसकी बॉडी में बाकी सब फ्लूइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट आप रिप्लेस करने हैं, तो उसके लिए रिंगल लेक्टेट बहुत अच्छा सॉल्यूशन। इसमें सोडियम क्लोराइड 6 ग्राम पर लीटर होता है, 0.3 ग्राम पर लीटर पोटेशियम होता है, 0.2 ग्राम पर लीटर कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लेक्टेट भी होता है 3.1 ग्राम पर लीटर। ये आपको याद करना है, सबसे ज्यादा 6 ग्राम और ये है लीटर। अगर 100 ml के लिए पूछा जाए तो 0.6 ग्राम, ये आपको अलग से ध्यान रखना है, पर लीटर की बात कर। इंडिकेशन क्या है, बर्न की कंडीशन है, सीवियर हिमोरेज, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। आई इरिगेशन के लिए अलग से पूछा जाता है, आई इरिगेशन में हम नॉर्मल सलाइन भी यूज करते हैं लेकिन रिंगल लेक्टेट ज्यादा अच्छा है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो यूज फॉर आई इरिगेशन के लिए रिंगल लेक्टेट को हम पहली चॉइस देंगे। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में रिंगल लेक्टेट यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, अगर पहले ही लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन है उसमें हम नहीं देंगे। लीवर डिजीज है, लीवर डिजीज में भी क्या होगा कि वहां पे क्या होगा कि लीवर में जो हम ये सोडियम पोटेशियम लेक्टेट देंगे तो वो क्या करेगा, उसका और ज्यादा, क्योंकि वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा, इस वजह से क्या होगा, वो लीवर में क्या करेगा, कहीं ना कहीं लीवर को एग्रीवेट करेगा और डिजीज जो पहले ही है उसको और बढ़ाने का काम करेगा। लीवर डिजीज में भी हम क्या करते हैं, इसको लैक्टिक एसिड है इससे बचने के लिए हम लीवर में भी नहीं देते। किडनी फेलियर की कंडीशन है उसमें भी नहीं देते, क्या पता सोडियम कम है, पोटेशियम कम है, उन कंडीशन में भी हम, क्योंकि इसमें क्या है पूरा मिला हुआ है, सोडियम भी है पोटेशियम भी है ना, तो इसलिए रीनल फेलियर की कंडीशन में, लीवर डिजीज कंडीशन में हम सिंगल लेक्टेट से कहीं ना कहीं बचते हैं देने से। इसके अलावा 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, पेरिफेरल न्यूट्रिशन पेशेंट को देना है, ग्लूकोज देना है पेशेंट को, ठीक है, तो उसके लिए D5 हम यूज करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है, उसका ब्लैडर इरिगेशन करना है,
तो ब्लैडर इरिगेशन आप किससे करते हो? नॉर्मल सलाइन से करते हो, जितने भी इरिगेशन है। लेकिन हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है, इसलिए हम यहाँ पे 5% डेक्सट्रोज का यूज करते हैं। आपने पढ़ा नॉर्मल सलाइन, सिंगल लैक्टेट या 5DW, 5D वोटर, ये तीनों क्या है? आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर इनका आपको पता है कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और इनका कंपोजिशन क्या है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर उससे ज्यादा की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, और अगर उससे कम कंसंट्रेशन है तो ऑस्मोलैरिटी कम होगी। अब आईवी फ्लूइड की फ्लो रेट आप कैसे चेक करोगे? आपसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ये सिर्फ हम वही बात कर रहे हैं इनके क्वेश्चन बनते और बनते ही हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड ड्रॉप पर मिनट आपको निकालना होता है। आपको दे दिया कि 2 लीटर पेशेंट को फ्लूइड देना है, ठीक है, और आपके पास जो ड्रिप सेट है उसमें आपने देखा ड्रिप सेट के पीछे कि उसका ड्रिप फैक्टर कितना है, 1 ml को कितने ड्रॉप्स में तोड़ देता है, उसको बोलते हैं ड्रॉप फैक्टर या ड्रिप फैक्टर, तो यूज करते हैं। और टाइम कितना बताया आपको कि 2 घंटे में देना है, मान ये 2 घंटे में आपको टाइम इन मिनट, यहाँ पे आपने 2 into 60 करोगे, इसको मिनट्स में निकालो। यहाँ पे 2 लीटर 1000 ml करोगे, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर दो तरह से नॉर्मली होता है, अगर आपको नहीं दिया तो आपको खुद को समझना है। एक ड्रॉप फैक्टर होता है मैक्रो ड्रिप और एक होती है माइक्रो। मैक्रो ड्रिप हम बड़ों में यूज करते हैं, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, तो उसका ड्रिप फैक्टर होता है 15, 15, ठीक है। और अगर माइक्रो ड्रिप की बात करें, तो जो हम इन्फेंट में, चिल्ड्रन में यूज करते हैं, तो उसमें 60 ड्रॉप फैक्टर होता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अभी देखेंगे हम ड्रॉप फैक्टर का मतलब है हाउ मच ड्रॉप इन 1 ml, ठीक है। मैंने आपको बताया मैक्रो ड्रॉप फैक्टर होता है 15 ड्रॉप पर मिनट पर ml, ठीक है। और माइक्रो ड्रॉप फैक्टर है 60 ड्रॉप पर ml। और अगर हम बीटी सेट की अलग से बात करें तो उसका होता है 10 ड्रॉप पर। मैंने आपको बताया कि हम बीटी ट्रांसफ्यूज करते हैं तो या तो 18 गोल्स का होना चाहिए कैन्युला, या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर 18 या उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं दिया हुआ, 20 दिया हुआ है, आप उसको 20 को टिक करोगे, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि 20 में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। बीटी सेट होता है, उसकी ड्रॉप कम इसलिए होती है, देखो जो बीटी ब्लड होता है उसके अंदर क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी होती है। आरबीसी की साइज थोड़ी बड़ी होती है, तो अगर हम उसको छोटे कैनुला से देंगे तो क्या होगा, आरबीसी वहां पे फट फट के बेकार हो जाएगी। इसलिए हम 18 गोज का कैनुला यूज करते हैं, करेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए, और उसका कलर होता है ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नर्सिंग ऑफिसर है, उसको 1000 ml ऑफ सलाइन क्या करना है, 4 घंटे में देना, और वहां उसने ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है 20 ड्रॉप पर ml। फ्लो रेट क्या होगी? फ्लो रेट क्या होगी सब, जीटीटी बराबर टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 ml ना, ड्रॉप फैक्टर कितना है 20, और टाइम कितना है आपके पास 4 आवर। 4 आवर्स में, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। 40, अब क्या आंसर आएगा इसका, तो 20 जीरो से 12, 1000 में जब हम 12 का भाग देंगे, लगभग 83.3 पर मिनट आएगा। ये आ गया इसका जीटीटी। हो सकता है अगर आपको जीटीटी की वैल्यू दी है, टोटल फ्लूइड निकालना है, तो आप यहाँ पे उसको एक्स करके निकाल सकते हैं। नॉर्मली पूछा आपसे 2 ml मिनट पूछा जाता है, तो आप इस तरह से जीटीटी से निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, एक इन्फेंट रिक्वायर 500 ml ऑफ मेडिकेशन टू बी इन्फ्यूज्ड ओवर 2 आवर। अब देखो ml 500 ml दिया हुआ है हमें, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर इन्फेंट है, तो इन्फेंट में मैंने आपको बताया था ड्रॉप फैक्टर कितना हो गया 60 ओवर 2 आवर, यानी 2 आवर मतलब 120 मिनट है ना, तो आप इसको निकाल लो।
250 ड्रॉप पर मिनट इसका आंसर है। यहाँ पे करके भी देखिए। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चंस। इन पढ़ने के बाद आप अपने दूसरे क्वेश्चंस भी देख सकते हो, वो सब इससे सॉल्व हो जाते हैं इजीली। अब हमने आईवी कैनुला लगाया। आईवी कैनुला लगाने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है विद पिक्चर हम देख रहे हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है आईवी कैनुला की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। क्या होगा कि अगर आपने उसको ढंग से क्लीन नहीं किया, ठीक है, जो आप कैनुला यूज करने जा रहे हो वो कैनुला भी स्टेराइल नहीं था, क्योंकि आपने उसको पहले से ही वो खुला हुआ था, ठीक है, पहले से ओपन था। उसकी वजह से क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आईवी लाइन तक पहुंच जाएंगे और वहां क्या करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे इस तरह से। और इसको किस तरह से प्रिवेंट करोगे आप, हाइजीन रखोगे, क्लीन एसेप्टिक टेक्निक यूज करोगे, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। वार्मथ, इडेमा, इंड्यूरेशन, ये सब हमें देखने को मिलता है इन्फेक्शन की कंडीशन। फिर हम बात करते हैं फ्लेवाइटिस। सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है हमें वो फ्लेवाइटिस की कंडीशन होती है आईवी कैनुला के टाइम पे। अब फ्लेवाइटिस क्यों हो सकता है, या तो जो आईवी कैनुला है उसकी साइज जितनी उसकी वेन है उससे उसके बराबर ही है या उससे ज्यादा है। हाँ, तो मैकेनिकल फ्लेवाइटिस भी हो सकता है उस वजह से। आप क्या नाम से इस तरह के सोडियम सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह के डेक्सट्रोज हायर कंसंट्रेशन वाला ये दे रहे हैं पेशेंट को आईवी से, उससे क्या होगा, और वो भी बहुत फास्ट, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं फ्लेबाइटिस का चांस बढ़ेंगे। तो उस केमिकल की वजह से भी फ्लेबाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी फ्लेबाइटिस हो सकता है। ये सब फ्लेबाइटिस के कारण। अब फ्लेबाइटिस में आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लेबाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन है, आइटिस इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, इथमा, इडेमा, वार्मथ एंड पेन, रेड पेन, ये सब देखने को मिलता है, रेडनेस। और ज्यादातर सुपरफिशियल वेंस में हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन की हम बात करते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, जब आईवी फ्लूइड की मेडिकेशन लीक होके और वो आसपास के टिश्यू में जाने लगे, ये देखो इस तरह से स्वेलिंग आ गई, उसकी एडेमा बन गया एक तरह, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। वेन लीक आउट हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यू। इसके सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग होगी, और इसका अलग से स्पेशल सिम्टम है कोल्ड टू टच। जब आप पेशेंट के उस पर्टिकुलर एरिया को टच करोगे, वहां पे जो आईवी फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है उसकी वजह से वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से वहां आपको कूल देखने को मिलेगा, ठंडा देखने को मिलेगा। आईवी आपने कैनुला लगाया है वो कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, इस वजह से आपने इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। एक एक्स्ट्रा वेजेशन हो गया। इन्फिल्ट्रेशन तो एक पर्टिकुलर जगह पे है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा फैल जाए उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वेजेशन। ये भी इन्फिल्ट्रेशन का एक तरह का टाइप है। इसमें जो लीकेज होता है वो सराउंडिंग टिश्यूज तक पहुंच जाता है, और इस वजह से सीरियस टिश्यू डैमेज होने के चांसेस भी रहते हैं। इसके भी साइन वही है, पेन, एडेमा। यहाँ पे जो बर्निंग लाइक से सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, ऐसा लगता है जैसे हाथ पूरा जल रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पा रही, क्योंकि फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो गया इस वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमेटोमा। हेमेटोमा क्या होता है कि जब आईवी कैथेटर हम डालते हैं तो वो प्रॉपर ढंग से अप्लाई नहीं हुआ, और वहां पे क्या हुआ कि एक हेमेटोमा बन जाता है। तो हम कैथेटर को, आईवी कैथेटर को निकालते हैं। हेमेटोमा का मतलब ये हुआ, जब हमने आईवी पुश किया पेशेंट को, ये उसकी वेन है, आईवी पुश किया और ये कहीं से वेन के बाहर चला गया, फिर जैसे ही आपने उसको वापस से कैनुला को निकाला तो क्या होगा, वहां से जो ये ब्लड है यहाँ पे क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एक हिमेटोमा बना लेगा। हिमेटोमा उसका प्रॉपर वर्ड है। एक अलग से स्वेलिंग बन जाएगी एक पर्टिकुलर जगह पे, वहां पर्टिकुलर जगह से वो उठा हुआ हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हिमेटोमा।
जैसे हमने वेन पंक्चर की, वो प्रॉपर वेन पंक्चर हुई नहीं, मतलब वेन तो पंक्चर हो गई लेकिन उसके बाद वो और कहीं चला गया। वेन जा रही थी सीधी और किसी ने उसको थोड़ा सा टेढ़ा पुश कर दिया वेन को डालते हुए। तो जब निकालेगा तो क्या होगा कि वो वेन जो पंक्चर हुई है वहां से फ्लूइड लीक होगा और उस पर्टिकुलर जगह जहां से पंक्चर हुई है एक्स्ट्रा जगह वहां पे वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमेटोमा। इसके बाद एम्बोलिज्म की कंडीशन होती है। एयर एम्बोलिज्म भी मेनली जो हमें फ्लेबाइटिस के बाद जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और सबसे फेटल है आईवी कॉम्प्लिकेशन है वो एयर एम्बोलिज्म। ये इतना फेटल है कि इसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसके सिम्टम्स है टेकिकार्डिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, साइनोसिस की कंडीशन आ जाती है और पेशेंट का जो बीपी है वो बहुत कम हो जाता है, हाइपोटेंशन में पेशेंट चला जाता है। एयर एम्बोलिज्म होता कैसा है, जैसे किसी अपने आईवी फ्लूइड दिया, आईवी फ्लूइड दिया और कुछ टाइम बाद हमने दूसरा कनेक्ट किया, एक फ्लूइड हटाया दूसरा फ्लूइड कनेक्ट किया, लेकिन उसके बीच में वहां पे एयर चली गई। तो एयर चल गई तो एयर क्या करेगी, एक बुलबुला सा बना लेगी, एयर एम्बोलिज्म बन जाएगा और वो बुलबुला कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है। और अगर वो ब्रेन या हार्ट में किसी जगह ऐसी जगह पे गया तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट की जान भी जा सकती है। एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है, इसके अलावा कैथेटर एम्बोलिज्म भी हो सकता है। कैथेटर एम्बोलिज्म कम होता है बट फिर भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जब पेशेंट के हम जो कैथेटर लगाते हैं वो आईवी सेट का लास्ट वाला हिस्सा होता है, उसको हम कैथेटर बोलते हैं, है ना, वो कनेक्ट करते हैं, तो अगर वो उसका भी कोई पार्ट चला गया तो वो भी क्या करेगा, एम्बोलिज्म बना सकता है। ये था आपका आईवी थेरेपी, इसके कॉम्प्लिकेशन। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली तीन तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है ये पूछा जाता है कि कैन्युला कौन सा है, कहाँ कौन सा कैन्युला यूज करते हो, उसकी गोज क्या है, उसकी साइज क्या है, ठीक है। उसकी फ्लो रेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आपको अगर आप प्रॉपर याद भी नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले पता है कि सबसे पहले भाई, सबसे पहले कौन सा था, ऑरेंज था, सर ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का कैन्युला 14 गोज का था और उसकी फ्लो रेट थी 40 ml पर मिनट। आप उसको याद करोगे और बीच में जैसे आपने 18 का याद कर रखा है और 26 का याद कर रखा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो बाकी की फ्लो रेट क्या होगी। जैसे व्हाइट की है, व्हाइट की 135 ml पर मिनट, ठीक है। गोज कितना है इसका, 17 गोज है, थोड़ा याद करना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपके कि जैसा ये ड्रॉप फैक्टर वाला बनता है, पीटीटी आपको निकालना है। आपको पूछेगा कि ये कौन सा सॉल्यूशन है 2.5% विद एनएस, डेक्सट्रोज विद एनएस, ये क्या होगा, आपको आइडिया से निकालना है कि कितना होगा। 5% डेक्सट्रोज का आपको पता है, एनएस का आपको पता है, आप उन दोनों को जोड़ के निकाल सकते हो कि इसका ऑस्मोलैरिटी कितनी है। तो हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है, ये भी आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज की क्लास को यही विराम देते हैं।